वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सिन्हा। जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही इन्फॉर्म किया था कि मैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए फ़िज़िक्स से रिलेटेड कोर्स में जो भी पोर्शन है उनको यूट्यूब में डिस्कस करूँगा। ये मेरा फर्स्ट क्लास होगा। शाम के 5 बज चुके हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। इस पे जो फिज़िक्स का पोर्शन कंप्लीट होगा वो सभी ब्रांच के लिए होगा, मतलब मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसी और कंप्यूटर साइंस एंड ऑल्सो फॉर मेटलर्जी। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने फर्स्ट टॉपिक ग्रेविटेशन चूज़ किया है क्योंकि ये एक सिंपल टॉपिक है और इससे 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। और अगर आप इसको अच्छा से पढ़ लेते हैं, जितना मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उतना ही अगर आप अच्छा से पढ़ ले रहे हैं तो आपका 5 से 6 मार्क्स बिल्कुल फिक्स है, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर से। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ग्रेविटेशन होता क्या है। हम लोग टेंशन समझते हैं क्या होता है। कोई स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है मान लीजिए, और स्ट्रिंग के एक कॉर्नर में मान लीजिए आप अपने हाथ से पकड़े हुए हैं और यहाँ पे एक स्टोन को आप वाइंड करके उसको रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, इस स्ट्रिंग में एक टेंशन आ जाता है। ठीक है, टेंशन कहने का मतलब है एक स्ट्रेच आ जाता है, वहाँ पे स्ट्रेच हो जाता है वो स्ट्रिंग, और उसके कारण वहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होता है। ये एक तरह का फोर्स होता है जो स्ट्रिंग में क्रिएट होता है। ठीक है, और हम लोग ये भी जान रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सेंटर के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है टुवार्ड्स द सेंटर। हम लोग इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ये सन है और ये अर्थ है। ठीक है, या फिर ये अर्थ है और ये मून है। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे अर्थ सन के चारों तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो अर्थ को इस सर्कल में बांधे हुए, मतलब उसका जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में बांधा हुआ है। ठीक है, तो वो फोर्स तो हम लोग जान रहे, चलिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, सन इस पे लगा रहा है। लेकिन इस फोर्स का नेचर क्या होता है, कैसे जानेंगे क्या होता है, तो यही फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आप लोग एक स्टोरी सुने होंगे कि न्यूटन महोदय पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक सेब गिरा। तो उन्होंने सोचा कि सेब नीचे ही क्यों गिरा भाई, ऊपर क्यों नहीं चला गया। ठीक है ना, और वहाँ से वो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट बताना शुरू किए। लेकिन ये वो फर्स्ट साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने ग्रेविटेशन को डिफाइन किया था। मैं आपको बता दूं, 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एक ग्रीक फिलोसफर थे एरिस्टोटल। उन्होंने सबसे पहले ये डिफाइन किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने हेवीनेस, यहाँ पे हेवीनेस के लिए जो उन्होंने वर्ड यूज किया था वो था ग्रेविटास। क्या वर्ड किया था, ग्रेविटास। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हैवीनेस। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने हैवीनेस के कारण या अपने ग्रेविटास के कारण नीचे की ओर गिरता है या फिर अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये कब की बात है, ये 4th सेंचुरी बीसी की बात है। ठीक है, उसके बाद हमारे देश में, भारत में भी काफ़ी वैज्ञानिक हुए जिन्होंने ग्रेविटेशन को डिफाइन किया, न्यूटन से काफ़ी पहले। जैसे कि आर्यभट्ट थे, फिर ब्रह्मगुप्त थे। आपने जाना होगा ये ब्रह्मगुप्त जो है, ब्रह्मगुप्त, ये लगभग 7th सेंचुरी, 7th सेंचुरी के आसपास इंडिया में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। इन्होंने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का वर्ड यूज किया था। गुरुत्वाकर्षण किन्होंने यूज किया था, ब्रह्मगुप्त। कब की बात है, 7th सेंचुरी में। और अगर हम न्यूटन के बारे में जानेंगे तो न्यूटन ने जो अपना लॉ दिया था इसके बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में, वो लगभग 1687 के आसपास है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये वो पहला व्यक्ति नहीं था जिन्होंने ग्रेविटेशन को डिफाइन किया था। इन्होंने जस्ट क्या किया कि इनसे पहले जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने जो पोस्टुलेट्स दिए, उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया, उन सब डेटा को मिला के अपना एक लॉ बनाया जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, और उसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, और समझ लेते हैं यहाँ पे पहले समझ लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है क्या है। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अर्थ सन के चारों तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो एंशियंट ईरा से ही ये बात होना शुरू हो गया था कि ये जो मोशन हो रहा है इसके पीछे एक कारण है, जो ये है कि अर्थ सन की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं सन भी अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस समय भी ये बात डिस्कस में आ गया था कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे एक तरह का फोर्स लगाता है, और वो फोर्स नेचर में हमेशा अट्रैक्टिव होता है। वो फोर्स नेचर में अट्रैक्टिव होता है, और यही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो न्यूटन्स महोदय ने ये डिफाइन किया कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए अगर उनका मास m1 और m2 है, ठीक है, और वो एक सर्टेन डिस्टेंस में है एक दूसरे से, तो ये दोनों हमेशा हर केस में एक दूसरे पे एक अट्रैक्टिव फोर्स ही लगाएगा, ठीक है। और वो अट्रैक्टिव फोर्स डिपेंड करेगा इन दोनों के मास पे, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि F डिपेंड कर रहा है इन दोनों के मास पे, यानी कि इसके प्रोडक्ट पे, ठीक है। सेकेंडली ये देखा गया कि जब दोनों के बीच का डिस्टेंस घटाया या बढ़ाया जा रहा है, उस केस में उन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो भी बढ़ रहा है और घट रहा है, लेकिन ये डायरेक्टली डिपेंड ना करके डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर डिस्टेंस को हम 2 टाइम्स बढ़ाते हैं तो जो फोर्स है वो 4 टाइम घट जाएगा, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अगर 3 टाइम्स बढ़ाते हैं तो फोर्स क्या होगा, 9 टाइम्स घट जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करके अगर हम लिखना चाहें तो F हम लोग फाइंड करते हैं, F का वैल्यू हो जाता है F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और हम लोग बोल सकते हैं यूनिवर्सल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो यूनिवर्स के किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स है, और जहाँ पे m1 और m2 उन दोनों ऑब्जेक्ट का मास है। मान लीजिए m1 m2 कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये सन है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये मून है, या ये दोनों कोई प्लेनेट ही है, या ये दोनों कोई स्टार है। उस केस में भी अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको पता है, उन दोनों का मास पता है, तो उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है हर केस में। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज हुआ वो था जी, कैपिटल जी। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहाँ पे जी क्या है, जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ गए। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, डिपेंड किस पे कर रहा है, दो ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट पे, और उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे जी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब आते हैं इस टर्म को समझते हैं। न्यूटन्स ने ये जो अपना लॉ दिया, इसको प्रूव सबसे पहले किया गया, जैसे कि होता है ना कि लैब में हम कैसे पता करें कि कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींच ही रहा है। जब तक हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, हम तो चलो बोल दे रहे हैं, हम जान रहे हैं कि अर्थ को सन खींच रहा है, इसीलिए अर्थ पे सन एक सेंटीमीटर फोर्स लगा रहा है, इसीलिए अर्थ इस ऑर्बिट को छोड़कर बाहर नहीं जा पा रहा है, और वो इसी ऑर्बिट पे मूव कर रहा है। क्यों? इस सेंटीमीटर फोर्स के कारण, ठीक है ना। तो एक साइंटिस्ट हुए थे अप्रॉक्स 1797 थिंक 1797 टू 1798, उनका नाम था कैवेंडिश, ठीक है। तो कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट
वो पहला एक्सपेरिमेंट था जो लैब में ये करके दिखाया कि हाँ, कोई दो ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना एक मास है वो दोनों एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो कुछ इस तरह था। उन्होंने दो स्ट्रिंग के सहारे दो मास को हैंग किया, ठीक है, और ये जो दो मास लिया गया ये बहुत ज़्यादा हैवी, मतलब काफ़ी हैवी। अगर हम डेली लाइफ में अगर हम अपने घर में चाहते ये एक्सपेरिमेंट करना तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट लिया गया, उनका मास बहुत ज़्यादा था और उन दोनों को एक डिस्टेंस पे रखा गया और उसको ऑब्जर्व किया गया। तो क्या पाया गया कि जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो थोड़ा सा डिक्रीज कर गया। ठीक है, डिक्रीज कर गया। आप घर पे करके देखोगे, बोलोगे नहीं हम काफ़ी हैवी ऑब्जेक्ट लेंगे और एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, देखते वो दोनों अट्रैक्ट होता है या नहीं होता, तो आप नहीं पता कर पाएंगे कि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और अट्रैक्शन के कारण वो एक दूसरे की ओर खींच रहे, नहीं पता कर पाएंगे। क्योंकि उन्होंने भी जब ये इतना बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट लेने के बाद भी जब उन्होंने इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मेज़र किया था वो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल में करना पड़ा था उनको, तब पता चला था कि हाँ, जब दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के सामने रखा जा रहा है एक सर्टेन डिस्टेंस पे, उन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है और वो दोनों एक दूसरे की ओर खींच रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का उनका एक्सपेरिमेंट था जहाँ पे दो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट लिया गया था और उनके बीच जो डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा था अट्रैक्शन के कारण, उसको माइक्रोस्कोप से मेजर किया गया था। और इसी एक्सपेरिमेंट के बेस हम बोल सकते हैं जो जी का वैल्यू जो डिफाइन हुआ है 6.674 इंटू 10⁻11, ये जो वैल्यू फाइंड किया गया था वो इसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था और कैवेंडिश के द्वारा फाइंड किया गया था। ठीक है, तो अगर आप लोग कहीं ये टर्म देखते हैं कैवेंडिश ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो वो यही है। ठीक है, कैवेंडिश ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सेम चीज है। ठीक है, तो इस पे कंफ्यूज मत हो जाए। अगर आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बोल दिया गया व्हाट इज कैवेंडिश ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या गिव द वैल्यू ऑफ कैवेंडिश ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन इट इज द वैल्यू। ओके, वहां पे ये सोचने की जरूरत नहीं कि भाई हम तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जानते हैं, हम कैवेंडिश नहीं जानते हैं। कैवेंडिश ही उस वैल्यू को फाइंड किए थे, इसीलिए उनके नाम पे इन्हें कैवेंडिश ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही समझते हैं हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कि अर्थ सन के चारों तरफ मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है और उस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण अर्थ अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर नहीं जा पा रहा है। सेम एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अर्थ के चारों तरफ मून मूव कर रहा है, मूव भी अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर नहीं जा पा रहा है क्योंकि उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है और उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों? क्योंकि वो जैसे कि यहाँ पे देखिए एरिस्टोटल ने यूज किया था ग्रेविटास वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है हेवीनेस। ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रहा है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ये लग रहा है उनके हेवीनेस के कारण, उनके मास के कारण। ठीक है, ये जो फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है? मास के कारण, इसीलिए इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये जो टर्म हम लोग यूज करें ग्रेविटी, अर्थ के रेस्पेक्ट में जब हम लोग यूज करते हैं ग्रेविटी, तो उसका मतलब यही होता है कि हम लोग मास के रेस्पेक्ट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। दो ऑब्जेक्ट जिनके पास कुछ मास है, उनके बीच हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड करने के लिए न्यूटन्स लॉ जो दिए थे, उसी वैल्यू को फाइंड करने के लिए दिया गया था। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है और हम लोग देखें कि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास पे डिपेंड कर रहा है और इनवर्सली डिपेंड कर रहा है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। और यहाँ से हम लोग जी का वैल्यू फाइंड किए, उसका एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, ये उसका एसआई यूनिट है। और हम लोग देखें कि यहाँ पे जो जी का वैल्यू फाइंड किया गया था ये कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट के द्वारा फाइंड किया गया था और वैल्यू क्या था 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, एक टर्म यहाँ पे मेंशन कर देते हैं
इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m-1 L3T-2। ओके फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा लंबा क्लास लेंगे। और हाँ, आप लोग अभी जब तक पॉसिबल नहीं हो रहा है मेरे लिए, मैं इसी तरह क्लास लूँगा। मैंने एक स्टूडियो का अरेंज कर रहा हूँ अभी, तो उसके बाद मैं आपका क्लास बोर्ड पे भी लूँगा। ठीक है, चलिए ठीक है फिर, गुड इवनिंग।